एक अनार और 100 बीमार वाला हिसाब किताब चल रहा था मंडे नाइट रॉ में। सबको तो अनार मिल गया सिवाय रोमन रेंज के। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को और क्लैश इन पेरिस को कंसीडर करते हुए आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो बिना किसी देरी के मैं भी वीडियो को शुरू कर रहा हूं और आप भी रीति रिवाज के अनुसार इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के पास के साथ होती है और वो कहते हैं कि मेरे पास अभी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप होनी चाहिए थी, मैं थोड़ा सा गुस्सा हूं इस समय, मेरे पास सेथ रॉलिंस प्रॉब्लम है। और कहते हैं कि सेथ रॉलिंस ने अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि वो सीएम पंक बन सके, लेकिन वो इसमें बुरी तरीके से फेल हो रहा है। वो अपोलोजाइज भी करते हैं फैंस को क्योंकि वहां पे जो लोग हैं उनके लिए चैंट कर रहे होते हैं। कहते हैं कि मुझे तुम्हारे लिए इस समय वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन होना चाहिए था, बट वो कहते हैं कि सेथ रॉलिंस तूने बहुत प्रिटेंड कर लिया कि तेरे पैर में लगी हुई है, अब जब मैं तुझे मारूंगा और तेरे से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप लूंगा ना तो मैं वैसे भी तेरा पैर तोड़ देने वाला हूं, तो तुझे फिर जो है प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लाइन बड़ी सही लगी सीएम पंक की। और आगे बोलते ही वो जा रहे होते लेकिन तभी एले नाइट का म्यूजिक भी हिट हो जाता है जो कि बहुत ज्यादा पिस ऑफ करता है। इसके बाद ये दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और एले नाइट ने हैंडशेक ऑफर किया, सीएम पंक ने वो कर भी लिया और एले नाइट ने पहले अच्छी अच्छी बातें बोलना शुरू किया सीएम पंक के बारे में। कहते हैं हाँ भाई तेरे साथ बहुत गलत हुआ, तेरे को इस समय चैंपियन होना चाहिए था, तेरे ऊपर कैश इन हो गया। और इस पर पंक ने वो जो एले नाइट का यह है वो भी बोला और उस पर बड़ा मस्त सा मतलब सीएम पंक जिस तरीके से खुशी में पहले बोल रहे होते हैं ना क्योंकि एले नाइट उनकी सारी चीजों से अग्री कर रहे हैं, वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए रहता है क्योंकि अब एले नाइट ने अपने जो रंग है वो बदलने शुरू किए। कहते हैं कि लास्ट वीक मेरा मैच चल रहा था, ठीक है तू सेथ रॉलिंस से बदला ले ले, तो ये जो करना है कर ले, लेकिन तू गलत टाइम पे मत कर, तू मेरे मैच में आ गया उसकी वजह से मेरे को पंगा हो गया। और इसलिए वो कहते हैं कि तेरे को सेथ रॉलिंस को मारना ना सही टाइम पे मारना, तुझे रीमैच भी मिलेगा लेकिन मेरे बाद मिलेगा। तो एले नाइट कह रहे हैं कि इस पूरी रेस में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की मैं आगे हूं। इसके बाद सीएम पंक का काउंटर होता है, कहते हैं अबे क्या बोल रहा भाई तू मैच जीतना छोड़, तेरे को मैंने तेरी जिंदगी बचाई है, जिस तरीके से तेरे को सेथ रॉलिंस स्टॉम्प लगाने वाला था ना वो यही बोलते हैं कि नारियल की तरह वो तेरा सिर फोड़ देता, कहां तू चैंपियनशिप जीतने की बात कर रहा है। और लॉजिक देखे तो बहुत सही है सीएम पंक की इस बात में क्योंकि जिस तरीके से कुटान हो रहा था वहां पे एले नाइट का, फिर तो उनका क्या ही हिसाब किताब बनता। इसके बाद वो सीएम पंक कहते हैं कि भाई तेरे को मेरे बाद मौका मिलेगा, पहले मेरे को मौका मिलेगा। इसका एले नाइट जवाब देते हैं कि देख भाई मैं दो फेवर करता हूं तुम्हारे लिए, पहली चीज मैं भूल जाऊंगा कि लास्ट वीक तू मेरे मैच में आया था, अगर आगे ये वाली जो गलती है वो तू नहीं दोहराता। और दूसरा जो फेवर मैं करने वाला हूं वो है कि मैं तेरे को चैंपियनशिप जीतने के बाद सबसे पहले मौका दूंगा कि चैंपियनशिप के लिए तू मेरे से आके लड़े। और उसमें भी बोलते हैं कि मैं पहला सक्सेसफुल टाइटल डिफेंस तेरे सामने करूंगा, तो मतलब कि वो पहले से मान के बैठे हैं कि जब भी हमारा मैच होगा तो मतलब कि मैं जीतने वाला हूं। तो एल नाइट के सपने तो भाई बहुत बड़े बड़े हैं, उसमें से रियलिटी में कितने होने वाले वो तो आगे जाके पता चलेगा। इसके बाद सीएम पंक और एल नाइट एक चीज पर तो अग्री कर लेते हैं कि वी बोथ हैव सेथ रॉलिंस प्रॉब्लम, और ऐसा बोलते ही लेडीज एंड जेंटलमैन हमको सुनाई देता है। इस पे भी बहुत ज्यादा पिस ऑफ होते हैं सीएम पंक क्योंकि वो बोल ही रहे होते हैं कि मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड, पता नहीं आगे क्या कहानी वो गाते हैं। अब पॉले में निकल के आते हैं और हमने उनके साथ में देखा भी कि ब्रॉन्सन रीड होते हैं दो जूतों के साथ अब कलेक्शन में, क्योंकि उनका एक और ऐड हो चुका है तो वो साथ में भी लेके आएंगे। मैं यही सोच रहा हूं कि अगर ऐसे ही ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंज के जूते कलेक्ट करते गए तो अगर सोचो 10 जूते उनके पास हो गए तो फिर वो उसको किस तरीके से लेके आने वाला, कहां कहां पे बांध के लेके आएंगे, तो वो फनी चीज होगी उनको देखना। ब्रॉन ब्रेकर भी साथ में होते हैं और उन्होंने एक चीज के लिए पहले ही एले नाइट को आगाह कर दिया कि भाई ये सीएम पंक के साथ फेवर वाले बिजनेस में तुम कभी भी मत घुसना है, तुम्हारा कांड हो जाएगा। और वो बताते हैं क्या क्या कांड होगा। कांड ये होगा कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी जो पोजीशन है डब्ल्यूडब्ल्यू में वो खतरे में आ जाएगी, तुमसे ट्राइबल चीफ छिन जाएगा, ऐसा रो रो के बोलता है पॉल हेमन। तो ये तो भाई बिल्कुल मगरमच्छ के आंसू ही निकाल रहे थे पॉल हेमन। सीएम पंक ने वहीं पर रोका है, बुढ़े क्राई बेबी तू जरा चुप हो जा। और उसके बाद सीएम पंक बोलते हैं कि भाई देख ये जो तेरे सामने दो तेरे जमूरे खड़े हुए ना इनको भेज, मतलब कि वो उनको कॉल आउट कर रहे होते हैं। अब इस पर पॉल हेमन का जवाब आता है कि हाँ भाई एक लॉजिकल बात तो तूने बोल दी है सीएम पंक, मेरी इतने टाइम से जो टीचिंग है उसका कहीं ना कहीं तुझे फायदा मिला है। और मैच यहाँ पे सेटअप होता है ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड वर्सेस एले नाइट एंड सीएम पंक। और जिस तरीके से वो इंट्रोड्यूस भी करते हैं शूला फाला ट्राइबल थीफ करके ब्रॉन्सन रीड को और फ्यूचर ऑफ रेसलमेनिया उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर को बोला। सीएम पंक का भी इस पे यस होता है, एले नाइट का पहले नो होता है, लेकिन क्योंकि सीएम पंक ने उनके बिहाफ पे यस बोल दिया तो एले नाइट कहते हैं अबे अबे मैं अपनी तरफ से खुद बोलूंगा, तुझे मेरी तरफ से बोलने की कुछ जरूरत नहीं है। अब ये सारे लोग तो चले जाते हैं लेकिन ब्रॉन ब्रेकर चार्ज करते हैं इनकी तरफ और ब्रॉन ब्रेकर ने मजे मजे में, जो कि लाइन कैमरा पे कैप्चर शायद सही तरीके से हुई भी नहीं या फिर वो कैमरा के लिए थी भी नहीं, ऐसी ट्रैश टॉक करी। वो कहते हैं अबे ओए तू 47 साल का है,
है, तू 40 साल का है, तुम दोनों कंबाइंड तो 100 साल के हो, तुम क्या मेरे से लड़ने की सोच रहे हो। तो ये ब्रॉन ब्रेकर की जो उनकी हिस्ट्री से चली हुई आ रही है, जो उनके पुराने टाइम के जनरेशन के रेसलर भी करते हुए आए, कि इनकी जो वो कैलकुलेशन होती है स्टाइनर कैलकुलेशन, वो बड़ी फनी लगी। और उसके बाद ब्रॉनसन रीड और पॉल हेमन ने रोका कि नहीं नहीं भाई, अभी ज़्यादा बरसने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा करके शो की अच्छी उन्होंने टोन सेट करी और बहुत मस्त लग रहा है जिस भी तरीके से विजन आगे प्रोग्रेस कर रही है। इसके बाद शो पर नेक्स्ट चीज होती है एजे स्टाइल्स एंड ड्रैगन ली वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड एल ग्रांडे का मैच। और इस मैच में मेन तो एक वो बहुत मस्त मूव मुझे लगा कि एजे स्टाइल्स को जिस तरीके से मंकी फ्लिप करके स्टाइल्स क्लैश मूव लगवाने के लिए सेटअप किया, तो वो बड़ा सही था। हालांकि उसके बाद वो स्प्लैश भी वगैरह के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे चुल हो जाती है क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो ने मास्क पहना और वो स्टील का वो जो भी वो प्लेट सी है वो लगा दी, एजे स्टाइल्स के मार दिया और उसके बाद एल ग्रांडे ने पिन कर दिया। और यहाँ पे जो टीम है ये जो एल ग्रांडे और डोमिनिक वाली है वो जीत जाते हैं। तो एजे स्टाइल्स को मंडे नाइट रॉ में हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है सैमी ज़ेन वर्सेस रूसेफ का। और बैक स्टेज से सैमी ज़ेन ने बोल दिया था शेमस को कि भैया देख, तेरी जो भी लड़ाई है ना रूसेफ से, इसको तू बाद में देख लेना, मुझे इसके साथ तू लड़ने दे। और क्योंकि ये हो रही है कनाडा से, तो भाई यहाँ पे रिएक्शन तो अच्छा वाला सैमी ज़ेन को मिलना ही था। हमने देखा कि ओले ओले वाले भी जो चैंट है वो लग रहे हैं। टॉप रोप से पहले उन्होंने एक डीडीटी मारी, उसके बाद वो हेलुआ के लिए जाते हैं, लेकिन उसको मार्च का किक में काउंटर कर दिया। अब यहाँ से मैच के हम बिल्कुल क्लोजिंग मूवमेंट के अंदर आते हैं। रूसेफ ने वो 10 बीट्स भी हिट करी जो कि शेमस को एक तरीके से मॉक करने के लिए था। अब वो हेलुआ किक मारने के लिए जा ही रहे होते हैं कि ब्लड लाइन ने यहाँ पे आके इंटरफेयर कर दिया है। ब्लड लाइन मतलब कि सोलो सिकोवा की ब्लड लाइन, सारे के सारे बंदे निकल के आ जाते हैं। टाला टोंगा ने रिंग साइड पर भी सैमी ज़ेन को मार दिया। तो भाई मैच तो ऐसे ही खत्म हो गया और यहाँ से हमको यही पता चल गया कि सैमी ज़ेन और सोलो सिकोवा की स्टोर लाइन चल रही है और ये है यूएस चैंपियनशिप के लिए। और अगर इसमें पुरानी ब्लड लाइन के पन्नों को भी रिविजिट किया जाए तो आई थिंक हमको और मजा आ जाएगा। और बाकी उधर शेमस और रूसेफ भी अपनी जो है अलग मारा मारी करने पे लगे हुए। और शेमस ने तो इतना गुस्से में था बंदा, भाई कुछ अलग ही कैरेक्टर हो गया इसका। उसने एक तो ऐसे बिल्कुल एल्बो मार ही दिया सीधा सिक्योरिटी वाले बंदे को, और वो जाके पूरा बजा है। ऐसा भी नहीं कि वो किसी इधर उधर तरीके से मिस हुआ हो। तो बाकी फिर ये क्राउड में जाके लड़ते हैं और जिस तरीके से हम चाहते थे शेमस और रूसेफ के मैचेस की बुकिंग हो, उसी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको किया है। अब वेट है सिर्फ एक उस बड़ी स्टेज का जब ये इस मैच को करेंगे विद अ स्टिपुलेशन, क्योंकि फिर वहां से आई थिंक ये अपना जो बिजनेस है उसको फिनिश कर सकते हैं। बाकी इन्होंने काफी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छा खासा जो काम है वो किया है। इसके बाद एक शो पर प्रोमो आता है और ये पैकेज प्रोमो था, पहले से रिकॉर्डेड था ब्रॉनसन रीड का, जहां पे वो पहले पूरी बात बता रहे हैं कि सेथ रॉलिंस को मैंने सुनामी मारी, फिर मैंने उसकी जो रिस्पेक्ट है उसको अर्न कर लिया, लेकिन रोमन रेंज तेरी रिस्पेक्ट मुझे अर्न करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही मैं जो ये तेरे शूज है ना इनको कलेक्ट करता हुआ जाऊंगा जब तक कि तू ट्राइबल थीफ को एक्नॉलेज नहीं कर लेता, ऐसे करके वो बोलते हैं। और ये पैकेज देखते ही मुझे समझ में आ गया था कि आज मंडे नाइट रॉ में क्या होने वाला है और क्लैश इन पेरिस में क्या होने वाला है, जो कि बात मैंने आपको पहले चैनल बोली भी थी, उसके बारे में अभी आएंगे। लेकिन ये प्रोमो सेगमेंट से स्टैब्लिश भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही है अच्छे से ब्रॉनसन रीड को कि हाँ भाई इस बंदे के ऊपर भी हमारी बहुत नजरें हैं। भले हम फ्यूचर ऑफ रेसलमेनिया कह रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर को, लेकिन इन सारी चीजों के बीच में आप ब्रॉनसन रीड को साइड नहीं कर सकते। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है इयो स्काई वर्सेस रॉक्सैन का। अच्छा रेसलिंग मैच था, लेकिन यहाँ पे मेन स्टोरी यही थी कि कबूकी वॉरियर्स ने पहले हेल्प के लिए बोला होता है, उसके बाद इयो स्काई ने मना किया, लेकिन वो निकल के आते हैं और उस धक्का मुक्की के चक्कर में रोल अप करके रॉक्सैन ने ये मैच जो है जीत लिया, मतलब कि इयो स्काई हार गई। अब इसके बाद इन जापानीज बहनों के बीच में बैक स्टेज बहस हो रही है और उस बहस में भाई बहुत ज्यादा फनी लगा, वो आस्का ने धक्का ही दे दिया इयो स्काई को। इयो स्काई कह रही थी अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, और उस पे बीच में जो कायरी सेन होती है वो कहती है यार अब मैं किसकी साइड लूं। तो वो आई थिंक ये एक एंगल डालना चाह रहे हैं जहां पे अभी आस्का, मतलब पता नहीं, मैं तो नहीं चाहता इसमें से कोई हील बने अभी, लेकिन कुछ तो स्टोरी शुरू कर रहे हैं। और बाकी रिया रिप्ली ने भी क्या मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, क्योंकि वो इयो स्काई को बोलती हैं कि देख यार ये तू इन लोगों पे भरोसा कर सकती है। तो इयो स्काई ने कहा कि मुझे पता है रिया रिप्ली तुम क्या करना चाह रही हो यहाँ पे। तो यहाँ से कुछ नई स्टोरी की ये शुरुआत हो रही है, लेट्स सी आगे कैसे जाती है। लेकिन ये जापानीज रेसलर भाई देखने में बहुत बढ़िया लगते हैं जब भी आते हैं। इनकी स्टोरी में बहुत ज्यादा भले ही डेप्थ ना हो, लेकिन वो छोटे छोटे मूवमेंट्स अच्छे क्रिएट कर देते हैं। बाकी अच्छी रेसलिंग तो करते ही हैं, तो वो काफी सारी चीजों में फिर सुपरस्टार्स को हेल्प कर जाती है। नेक्स्ट चीज होती है शो पर जे उसो का एक सेगमेंट बैक स्टेज से, और उन्होंने बस इस बात को एक्नॉलेज किया कि लास्ट वीक मैंने मंडे नाइट रॉ को मिस किया था, जो कि बड़ा रेयर होता है। फिर वहां पे एले नाइट भी आ गए और एक बात उन्होंने भी जे उसो के कानों में अच्छी तरीके से डाल दी, भाई देख सबसे पहले वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मुझे मौका मिलने वाला है। तो जे उसे कहते हैं हाँ हाँ चल भाई देख लेंगे। तो यहाँ से उन्होंने उस फैक्ट को भी स्टैब्लिश कर दिया कि सबसे पहले एले नाइट को आगे जाने की लगी पड़ी है। नेक्स्ट मैच आता है शो पर बेकी लिंच वर्सेस मैक्सिन के बीच में। कोई रिएक्शन नहीं था यहाँ पे, जबकि आज का क्राउड जो है क्योंकि कनाडा का है तो काफी अच्छा रिएक्शन देता है, यहाँ पे कोई रिएक्शन था नहीं। डिसआर्मर के साथ उन्होंने मैच भी जीत लिया और बाद में जाकर उन्होंने नटालिया को किक भी कर दिया। बेकी लिंच के पास चैंपियनशिप है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मोमेंटम अब तक उन्होंने चैंपियनशिप के साथ बनाया है उसको
को बरकरार रखे, वरना इतने जो पिछले कुछ महीनों की मेहनत है वो इस तरीके से वेस्ट भी जा सकती है। बाकी फिर एक सेगमेंट भी आता है बैक स्टेज से, और ये हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस के साथ था, और कितना ज्यादा फनी था। क्या ये अनइंटेंशनली फनी है या मुझे ही फनी लगा है? आपको कैसा लगा ये सेगमेंट बताना मुझे। तो बैक स्टेज सेथ रॉलिंस कह रहे होते हैं कि भाई देखो क्या ही हफ्ता रहा है हमारे लिए, हम लोग सारे टॉप पर हैं। कहते हैं हमारी प्रॉब्लम है सीएम पंक, सीएम पंक की प्रॉब्लम है एले नाइट, एले नाइट की फिर प्रॉब्लम है सीएम पंक, और अब इन दोनों की प्रॉब्लम है हमारे ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर। इसका मतलब मुझे तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये सेथ रॉलिंस ने बोला कि मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो तुम सारे लोग अपने आप में देख लेना, मैं इस जो है घटिया जगह से जा रहा हूं। और वो ऐसे बता देता है कि ठीक है मैं तो अपना प्राइवेट जेट लेके निकल लूंगा। तो सेथ रॉलिंस को बस बैक स्टेज ये सेगमेंट में दिखाया था कि क्योंकि सब लोगों की आपस में प्रॉब्लम है, तो सेथ रॉलिंस की प्रॉब्लम अपने आप ही वहां से रिमूव हो जाती। बहुत ज्यादा मुझे फनी लगा, मतलब पता नहीं इसको फनी करने की कोशिश करी भी थी या अनइंटेंशनली फनी वाली चीज है, तो आप बताना आपको सेगमेंट लगा कैसे। लेकिन यहां से ये बात सेथ रॉलिंस ने बता दी थी कि अब जो है वो शो से निकल गए हैं, जो कि इस बात को बताता है कि आज मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होने वाली, सेथ रॉलिंस की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होने वाली। इसके बाद शो पर अगला मैच ही था ये मेन इवेंट वाला, सीएम पंक एंड एले नाइट वर्सेस ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर। वो दो जूतों वाली जो माला है वो ब्रॉन्सन रीड ने पॉल हेमन को थमा दी, और ये बहुत ज्यादा फनी लग रहे थे। एक ट्वीट भी मैंने किया था कि पहले एक जमाना था जब पॉल हेमन के पास जो है दो चैंपियनशिप होती थी, और अब जमाना ऐसा है, क्या डाउनफॉल हो गया है कि बंदे के कंधे पर 2 जूते टंगे हुए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है जो कि पॉल हेमन के कैरेक्टर के साथ भी हमको दिख रहा है। अब मैच ये शुरू होता है तो वही है, ब्रॉन ब्रेकर के जो हाई फ्लाइंग एक्शन है, इतने बड़े भारी भरकम शरीर के बाद वो भी दिखते हैं जब उन्होंने एप्रन पे जंप किया। ब्रॉन्सन रीड ने ऐसे करके मॉक भी किया रोमन रेंस को अगेन फिर वो काफी अच्छा काम भी कर रहे हैं। अगर आप देखोगे दोनों को तो इतना टाइम हुआ नहीं है इनको साथ में होते हुए, बट फिर भी इन्होंने ऐसा बना लिया कि जैसे कि शुरुआत से टैग टीम ही बनने थे, और बाकी सिंगल्स में भी अच्छा काम तो करते ही हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इनको अप्रिशिएट करना बनता है। अब मैच अपने बिल्कुल एंड मोमेंट पे कुछ ऐसे आता है जब सीएम पंक ने हॉट टैग किया, उसके बाद वो एल्बो ड्रॉप करते हैं, उसके बाद वो जीटीएस हिट करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो बंदा आ जाता है जिसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, या फिर जो अपने प्राइवेट जेट से अब तक उड़ चुका होगा। तो वो यहाँ पे नाम था ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस का। उन्होंने आके अटैक किया, डिस्क्वालिफिकेशन से जो मैच है वो खत्म हो जाता है। और एक चीज जो कि कल हमने बात भी करी थी कि कैरन क्रॉस को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हवा सी चल रही है। भाई आज मंडे नाइट रॉ में ऐसा मैंने तो कोई चैंट सुना नहीं कि बिल्कुल हाईजैक करना तो दूर की बात, मेरे को तो लग रहा है कोई चैंट भी नहीं किया है कैरन क्रॉस के लिए। आपने क्या सुना है बताना। आई थिंक एक फैन का साइन था बस, उसके अलावा मुझे तो ज्यादा कुछ लगा नहीं कि वहां पे कुछ क्राउड ने कुछ ऐसे मूवमेंट दिखाने की कोशिश करी हो। तो वो जो चीज़ है वो इंटरनेट तक ही दिखी, जबकि ऐसा लग रहा था कि शायद वो शो में भी दिख सकती है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में भी आप बता सकते हो। अब आगे क्या होता है भाई, इसके बाद इनके बीच में भसड़ चल रही है। जे उसो एंटर करते हैं, वो स्टील चेयर से आते हैं। सबसे पहले उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर को मारा, हीट पंचेस उन्होंने मारे। उसके बाद ब्रॉन्सन रीड के पीछे भी उन्होंने जो स्टील चेयर है वो छाप दी। एडम पियर्स निकल के आते हैं और उन्होंने एक ऑफिशियल मैच कर दिया है क्लैश इन पेरिस के लिए, जहां पे सेथ रॉलिंस अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट एले नाइट, जे उसो। और फिर जब उन्होंने नाम लास्ट लिया सीएम पंक का, जो कि बना देता है इस मैच को फेटल 4 वे, उस टाइम पे सेथ रॉलिंस का रिएक्शन देना, बंदे का दिमाग खराब हो गया भाई। तो मतलब अब तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि फिर से ये इस वाले पूरे लूप में फंस चुका है जहां पे इसके सामने खड़ा है सीएम पंक। और उस टाइम पे सीएम पंक का रिएक्शन आप जरा देखना, वो बटिस्टा वो जो रोप्स को हिलाता था ना, उसके बाद फिर हमने मॉन्टेस फॉर्ड का एक वर्जन देखा जब वो बिल्कुल ही ज्यादा इलेक्ट्रिक हो गए थे। तो वैसे ही कुछ सिमिलर यहाँ पे सीएम पंक का भी था, जो कि डेफिनेटली आपको अब मीम्स वगैरह में दिख ही जाएगा अगर आप ट्विटर पे एक्टिव हो गए। इसके बाद क्या होता है, पंक एंड एले नाइट आपस में भिड़ रहे हैं। एले नाइट ने धक्का मुक्की में जे उसो को मार दिया। उसके बाद ये सारे लोग आपस में ही लड़ पड़े, जिसका फायदा उठा लिया इस विजन वाली टीम ने। ब्रॉन ब्रेकर ने आके स्पीयर मारा और उसके बाद तो हमको यहाँ पे फिनिशर फेस्ट ही दिखता है। ब्रॉन्सन रीड की तरफ से जो सुनामी है वो आती है, जो कि उन्होंने जे उसो को हिट करी। सेथ रॉलिंस ने स्टॉम्प हिट किया एले नाइट को, सीएम पंक को, और उसके बाद ये सारे के सारे लोग जो है वो रिंग में स्टैंड टॉल करते हैं। अब यहाँ से सवाल ये बनता है कि ये तो अपना फेटल 4 वे बना गए, अब ये ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का क्या होगा। तो जैसा मैंने आपको बोला था भाई, ये शूला फाला जो स्टोरी लाइन है, और आज जिस तरीके से ब्रॉन्सन रीड को अलग से एक प्रोमो में फीचर किया है, डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू के डायरेक्शन जो है वो रोमन रेंस और ब्रॉन्सन रीड के सिंगल्स मैच के लिए है, जो कि कितना ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है ब्रॉन्सन रीड के लिए, ये हमको आने वाले टाइम में पता चलेगा। आज की मंडे नाइट रॉ यार मुझे काफी अच्छी लगी, मैं इसको 4 स्टार की रेटिंग दूंगा। काफी अच्छी बैलेंस करके डब्ल्यूडब्ल्यू ने पूरे शो को बुक किया। बाकी इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो, मतलब कि आप चैनल को तो पसंद करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट आपके लिए आता रहे। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।